हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट नंबर 69। पेपर 1 क्वालिफाइंग है 30% और अब तो एग्जाम का डेट भी आ गया है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए भाई। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। इंग्लिश का पार्ट नंबर 69 तक आ चुके हैं, तो इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट बहुत हद तक सही हो जाएगा। इतना भी नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस और करना चाहते हैं तो एसएससी चैनल का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। और डेली मैं 25 क्वेश्चन कराता हूँ विद इन 20 मिनट्स, तो उसको कीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखिएगा, कॉन्सेप्ट उतना ही बेटर होते जाएगा। और ये मत सोचिएगा कि एसएससी का क्वेश्चन है तो आपसे नहीं पूछ जाएगा। कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है, ग्रामर अलग नहीं है, बस क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट सबका सेम है। कहने का मतलब है कि दुकान आप लोग पता है ना, सरसों लाते हैं, उसके बाद उसकी जब पेराई होता है उसके बाद अलग अलग ब्रांड में चला जाता है, तो वो कहीं धारा बन जाता है, कहीं सलोनी बन जाता है, और क्या हो जाता है, कहीं हनुमान छाप बन जाता है। समझ गए? तो यही कुछ कहानी होता है, तो बस टैग लग जाता है तो क्वेश्चन का, लेकिन सब लगभग सेम होता है। तो ये सब ना इफ एंड बट्स माइंड में मत रखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 69। बात बहुत ज़्यादा हो गया। और अगर कोर्स लेना चाहते हैं, इतना में भी अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस कोर्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। जस्ट फॉर 399 है। इतना पेमेंट कर और व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, ज्वाइन करा देंगे। दूसरी बात है, अगर कोई इतना पेमेंट करने में सक्षम नहीं है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको हेल्प जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा। पैसा की कमी के चलते पढ़ाई नहीं रुकेगा। ओके, देन लेट्स गेट अप। The JSSC CGL aspirants dash so much fuss but it ended in smoke। ओके, JSSC CGL के एस्पिरेंट तो काफ़ी ज़्यादा भी हो हल्ला कर रहे थे, आपको पता होगा। तो उसी से है, एक बना दिया, जनरेट, क्रिएट, मेड या फिर हैड क्रिएटेड। तो इसमें लगेगा ना मेड। जैसे कि आप लोग एक फ्रेज देखे हैं, मेक अ नॉइज होता है जिसका मतलब शोरगुल करना होता है, तो मेक अ नॉइज ही होता है वो फ्रेज ही, जिसका मतलब होता है शोरगुल करना, हल्ला करना। ठीक है, तो उसी तरह से मेक ऑफ फस होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे सीजीएल एस्पिरेंट्स मेक सो मच फस है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे ना मेक फस या मेक ऑफ फस का मतलब होता है, एक फ्रेज के जैसा यूज होता है यह। इसका मतलब होता है उपद्रव करना, एक तरह से बोल सकते हैं ना, उपद्रव करना, यानी शोर और नहीं करना, उपद्रव करना, शोरगुल का बोल सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस फॉर्म होता है। ओके, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, मेक ऑफ फस। ओके, और यहाँ पे ना एक और इडियम यूज किया हुआ यहाँ पे, बट इंडेड इन स्मोक। इसका मतलब होता है कम टू नथिंग, यानी जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता उसके लिए इडियम यूज होता है इंडेड इन स्मोक, दैट मीन्स कम्स टू नथिंग। दूसरा हम देखिए, चार यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है सेंटेंस को, तो इसमें जो है एरर पता करना है। द पुलिस रिफ्यूज टू लेट हिम ऑफ विदाउट कन्फर्मिंग हिज एलिबिली। तो देखिए एलिबी है, सॉरी, तो ये पुलिस जो है से उसको नहीं जाने दिया, तो बिना कन्फर्म, उसके एलिबी है यानी कि उसका जांच पड़ताल किया गया, कहीं कोई लिप्त तो नहीं हो, तुम तुम्हारा प्रेजेंस नहीं ना है कहीं पे गलत कार्यों में, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे लेट समवन ऑफ होता है, सिंगल ऑफ है। इस तरह क्वेश्चन आपको बनते हैं डबल एफ, तो ऑफ का यूज होता है। तो लेट ऑफ का मतलब होता है टू रिलीज विदाउट पनिशमेंट, यानी कि बिना पनिशमेंट किसी को छोड़ देना, उसके लिए लेट ऑफ यूज होता है। दूसरा बात एलिबिली बताया ना कि एब्सेंटिज्म देखना है, नॉन एप्रेस, यानी कि कहीं हम देखना चाहते हैं कहीं तुम्हारा साठ काट नहीं ना, कहीं पे गलत काम में तुम लिप्त नहीं ना हो, चेक कर लेंगे उसके बाद तुमको जाने देंगे। तो पार्ट नंबर ऑफ वाला पार्ट मेरा था, तो ए में इसका एरर हो जाएगा। क्लियर? तीसरा से आपको कर लेना है, वर्ड्स यहाँ पे डाला हुआ है, इसको देख लीजिएगा। अहिल्या वांटेड टू बिकम डैश एमएलए, ए एंड द या फिर नो आर्टिकल नीडेड। इसमें आर्टिकल क्या लगा दें? एंड लगा दें। क्यों? एमएलए को का प्रोनाउंसिएशन कीजिए जरा। एमएलए क्या रहा है? वोवेल साउंड वर्ड, तो वोवेल साउंड वर्ड के पहले आर्टिकल एन लगता है। तो एब्रिवेटेड फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा करके देख लीजिएगा। ये जो पार्टिकुलर वर्ड है ना, एम देकर ऐसे ए मत लगा दीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, तब जाकर आपको लगाना है। जैसे एमपी है, एएमपी, तो ए आ रहा है ना इसमें भी, तो इसके पहले भी आर्टिकल एन ही लगेगा। तीसरा क्वेश्चन होता है तब कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल्स जो है सिंगुलर नाउन के पहले हम लोग यूज करते हैं। वी हैड टू अंडरगो अ ग्रेट मेनी डिफिकल्टीज, इसको इंप्रूव करना है। मच ग्रेट डिफिकल्टीज, अ ग्रेट मेनी डिफिकल्टी, नो इंप्रूवमेंट या ग्रेट मेनी डिफिकल्टीज। देखिए अ ग्रेट मेनी जो है किस साथ, अ ग्रेट मेनी तो ऐसे यूज होता है, अ ग्रेट मेनी या गुड मेनी, इसके साथ प्लूरल नाउन जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, तो इसमें नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट चला जाएगा। फिर से बता रहा हूं, अ ग्रेट मेनी या अ गुड मेनी के बाद प्लूरल नाउन का यूज सही है, ठीक है, कोई गलती नहीं है इस सेंटेंस में। टॉल प्रोमिसेस वेयर बीइंग मेड बाय ईच प्रमोटर, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। एक्टिव वॉइस में मैं बताया था कि एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है। टेंस चेंज नहीं होता है कहने का मेरा तात्पर्य ये होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कोई अगर मतलब सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो उसका जो है से पैसिव होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही होगा, समझ रहे हैं, यानी कि ईजेम आर ही लगेगा। क्वेश्चन में क्या करते हैं ना आपको कि वाजवेयर दे देंगे, कहीं हैड दे देंगे, कहीं हैज दे देंगे, तो वे सारे ऑप्शन को आपको एलिमिनेट कर लेना है। तो ये मेरा कहने का ये मतलब होता है। जैसे टॉल परमिसेस वेयर बीइंग मेड बाय ईच प्रमोटर, तो वेयर बीइंग मेड है यानी कि पास्ट का कंटिन्यूअस है, क्योंकि उसी में वाज वेयर के बाद बीइंग प्लस V3 लगता है।
तो उसका जो है ना उसी में कंटिन्यूस होगा, जो एक्टिव फॉर्म होगा पास्ट कंटिन्यूस में ही होगा, यानी कि वाज वेयर के बाद बिफोर लग जाएगा, एक्टिव फॉर्म में वही होता है। देख लीजिए सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, कहीं पे हैज है, कहीं पे हैज है, कहीं पे मेड लगा है, यानी कि सिंपल पास्ट का है, ठीक है, पास्ट सिंपल पास्ट का है, तो हमको कंटिन्यूस चाहिए, तो ईच प्रमोटर वाज मेकिंग टॉल प्रोमिसेस, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एनी प्रॉब्लम? टॉकिंग थ्रू वंस हैट, एक इडियम, इसका मतलब क्या होता है? टॉकिंग थ्रू वंस हैट, कोई अपना हैट से बात कर रहा है। टॉक गुड पॉइंट्स, टू टॉक सीक्रेटली, टॉक पॉजिटिवली या टॉक नॉनसेंस, ये बहुत ही फेमस जो है इडियम है, एसएससी में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो टॉक नॉनसेंस यानी कोई नॉनसेंस जैसा बात कर रहा है तो उसको बोलते हैं टॉकिंग थ्रू वंस हैट। ओके, सो डोंट टॉक थ्रू योर हैट। ओके, अगर किसी को आप बोलना चाहते हैं अगर नॉनसेंस बोल रहा है तो ओके। लिविड का क्या मतलब है? क्लोज्ड, पेल, फ्यूरियस या फिर क्लियर। जो लिविड वर्ड है ना, इसका मतलब होता है ना आग बबूल हो जाना, यानी कि एकदम पूरा जो है से आंख, मतलब उसका आंख से लाल हो गया गुस्से से, उसको बोलते हैं लिविड। तो इसका हो जाएगा फ्यूरियस, अत्यधिक गुस्सा करना। कुछ सिनोनिम्स है, फ्यूरियस है जो कि आंसर था, एंग्री, इनफ्यूरिएटेड या फिर इनरेज। इनरेज वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है। पेल मतलब क्या होता है? इन्फीरियर ना, पेल मतलब इन्फीरियर होता है, या फिर इनस्पीड होता है, बेस्वाद या ब्लेंड भी बोल सकते हैं। या इसका मतलब पीला होता है, जब में किसी का जान कहीं पर नहीं बचता तो उसको आप लोग पेल वर्ड यूज करते हैं। और क्लियर का मतलब तो जानते होंगे, ओबियस होता है, एक्सप्लिसिट या डिस्टिंक्ट होता है। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ओबियस वर्ड काफी पूछते हैं, याद रखिएगा। राधिका डजंट लिसन आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, तो क्या इसका कोई पार्ट इंप्रूव कर सकता है? नाइदर ऑफ, नाइदर टू, आइदर टू या फिर नो इंप्रूवमेंट नेडेड। तो देख लीजिए, पहले तो बात ये है कि सेंटेंस ऑलरेडी एक नेगेटिव है, यहाँ पे राधिका डज नॉट लिखा हुआ है, तो फिर से ना नाइदर ऑफ यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे मैं एलिमिनेट कर दूंगा। ओके, उसके बाद आइदर के साथ टू नहीं लगेगा, यहाँ पे समझिएगा, राधिका डज नॉट लिसन आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स ही लगेगा, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सबका यूज किया जाता है। ओके, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, ये सब के बाद प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, और वर्ब जो आता है इसके बाद उस सिंगुलर आता है, एक स्ट्रक्चर होता है, सब लिख दो। तो चलिए जितना बोला, आइदर ऑफ जो एक था, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ओके, ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ बोलिए, वन ऑफ बोलिए, ये सब के बाद प्लूरल नाउन था, जो कि आपको यहाँ पे हिज पेरेंट्स दिख रहा होगा। इसके बाद प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा, ये स्ट्रक्चर है, इस पे क्वेश्चन भर भर के आता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, ये सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं जाएगा, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स यूज करना बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है कि लग रहा होगा आइदर दो के लिए है, तो पेरेंट्स जो शब्द है यह खुद में प्लूरल है, जो है से यह दो के लिए बात करता है, ठीक है, पेरेंट्स मतलब माता पिता दोनों होता है। ओके, चलिए, तो इसमें नो इंप्रूवमेंट नीडेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब क्या होता है? एक इडियम है, समथिंग आउटस्टैंडिंग, फॉरगिव ऑल, स्टेट ऑफ डिलेमा या फिर लिविंग इन लग्जरी। आंसर इसका सी हो जाएगा, स्टेट ऑफ डिलेमा। डिलेमा मतलब होता है ना कोई पॉइंट कंफ्यूजन है या कोई ट्रबल है, उसी को डिलेमा बोलते हैं, TROUBLE, ज्यादा वर्ड सही वर्ड रहेगा ट्रबल ना, तो डिलेमा मतलब होता है कोई संकट, ओके, डिस्ट्रेस। तो स्टेट ऑफ डिलेमा के लिए यूज किया जाता है ऑल एट सी, ठीक है, यानी कि मतलब आप लोग ट्रबल में है, मुश्किल में है। आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स। यहाँ पे दीज है से प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, तो दी जो है प्लूरल प्रोनाउन, तो इसके साथ ना आपको जो यूज करना पड़ेगा वर्ड, तो जो है से काइंड से एक प्लूरल शब्द आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। दीज के साथ जो यहाँ पे है प्लूरल वर्ड, प्लूरल प्रोनाउन, तो इसके साथ प्लूरल वर्ड आना चाहिए, तो दीज के बाद काइंड नहीं, काइंड से यूज होना चाहिए। ओके, तो दिस काइंड वाला पार्ट में एरर था, ये सब आपको पता करना है। ज़्यादा इंस्ट्रक्शन पढ़ूंगा तो बस वीडियो लॉन्ग होगा, ठीक है, आपका टाइम लॉस होगा, मेरा क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो सीधे सीधे इसीलिए पढ़ता हूँ, इंस्ट्रक्शन लगभग सबको पता होता है, तो सीधे क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ। क्लियर? तो देख लीजिएगा इसको, काइंड से यहाँ पे लगेगा, दीज दोज आएगा तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे प्लूरल जो है से वर्ड आपको यूज कर लेना है। ओके, वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि एक जो थंबनेल में आप लोग देखे थे वंस इन अ ब्लू मून आ गया है, तो वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंटली, वेरी रेयरली, समथिंग इंटरेस्टिंग या फिर वेरी कॉमन। तो ब्लू मून आप लोग देखे हैं, ब्लू मून हुआ है कभी? तो ब्लू मून कहने का मतलब होता है ना बहुत ही रेयर टाइप का कोई चीज, क्या होता है? बहुत ही रेयर टाइप का, वेरी रेयरली होता है। फ्रीक्वेंटली मतलब ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, तो वेरी रेयरली जो होता है इसका अर्थ होता है, तो वंस इन अ ब्लू मून। ओके, तो देख लीजिएगा इस तरह का ब्लू मून दिख रहा है, जो कि आपको देखने को नॉर्मल नहीं मिलेगा।
क्वेश्चन 12 में आपको वन वर्ड सब्जेक्शन बताना है। अ पर्सन हु इज वेरी गुड एट मेकिंग पब्लिक स्पीचेस, चॉपर, रिटोरिक, ओरेटर या एमएलए। आंसर इसका ओरेटर हो जाएगा। जो अच्छा पब्लिक स्पीच दे सकता है उसको ओरेटर बोलते हैं। लेकिन इस तरह का एक्ट को क्या बोल रहा हूँ, इस तरह का एक्ट जो होता है, जो इस तरह का क्रिया होता है, उसको बोला जाता है रियोटेरिक। इसको हिंदी में वक्रपटुता बोला जाता है, रियोटेरिक को। चौफर होता है किसी अगर भाड़े का अगर कोई पर्सन रखें आप लोग गाड़ी चलाने के लिए तो उसको चौफर बोला जाता है। एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक लोग। नेक्स्ट में एक पैराजंबल है, इसको चारों ऑप्शन को रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि पहला सेंटेंस कौन हो सकता है। एक्सपर्ट मैकेनिक्स लेबर्ड ओवर द प्लेन फॉर 3 आवर्स, यानी कि उस पर 3 घंटा से उन लोग काम कर रहे थे मशीन पर। तो ये भी लग रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना होता है। A small knot had fallen into a channel which prevented the gear from moving, यानी कि चैनल में जो है से स्मॉल नट जैसे चला गया था जिसके चलते गियर जो है से मूव नहीं कर रहा था। तो ये भी जो है से फर्स्ट सेंटेंस नहीं लगता है। A huge plane was forced to crash land when its landing gear got stuck। देख लीजिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बहुत विशाल प्लेन था, ओके, उसको जो है से हम लोग को ना फोर्सिबली जो है से लैंड कराना पड़ा क्योंकि गियर जो उसका फंस गया था। दे वेर अमेज्ड व्हेन दे डिस्कवर्ड व्हाट हैड काउज्ड द मैकेनिकल फेलियर, यानी कि जब उन लोग को पता चला कि किसके चलते जो है से मैकेनिकल फेलियर हुआ था तो उन लोग को बड़ा आश्चर्यजनक लगा। ठीक है, तो कौन सा सेंटेंस आपको लग रहा है कि पहला हो सकता है? तो सी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ह्यूज प्लेन वाज फोर्स्ड टू क्रैश लैंड व्हेन इट्स लैंडिंग गियर गॉट स्टक, उसका जो है से गियर जो फंस गया था तब उसको जबरदस्ती जैसे उतारा गया, फोर्सिबली जो है से उतारा गया, एक तरह से बोल सकते हैं। तो सी ही एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनेगा। दूसरा पॉइंट है, उसके बाद जब लैंड अप हो गया उसके बाद देखिए क्या होगा, एक्सपर्ट मैकेनिक्स लेबर्ड ओवर द प्लेन फॉर 3 आवर्स, यानी उस पर काम किए होंगे। देखिए 3 घंटा तक लगे होंगे देखने के लिए कि आखिर दिक्कत क्या आया, तो सी के बाद ए आएगा। उसके बाद दे वेयर अमेज्ड व्हेन दे डिस्कवर्ड व्हाट हैड काउज्ड द मैकेनिकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर का रीजन जब जाने तब उन लोगों को बड़ा आश्चर्यजनक लगा, तो यह डी आएगा। अब देखिए पहले उन लोग डिस्कवर किए तब जाकर लिखा, बाद में दिया गया है कि अ स्मॉल नट हैड फैलन, यहाँ पे देखिए बी में अ स्मॉल नट हैड फैलन इनटू अ चैनल व्हिच प्रिवेंटेड द गियर फ्रॉम मूविंग, यानी कि चैनल में जो है से चला गया था एक नट जिसके चलते गियर मूव नहीं कर रहा था। ओके, तो आंसर इसका यहाँ सी ए डी बी होगा। सी ए डी बी पार्ट नंबर 3 में है। ओके ना, तो समझ गए। तो तरह से आपको कर लेना है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढ लेना है, थोड़ा रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए तभी होगा, हवा में कुछ बात नहीं होता है। अम्यूजमेंट का सिनोनिम बताना है, डिस्पेयर, प्लीजर, ग्लूम या फिर बोर्डम। अम्यूजमेंट मतलब होता है मनोरंजन करना, आनंद में जीवन व्यतीत करना, इसको प्लीजर हो जाएगा। कुछ वर्ड्स देखा जाए, प्लीजर हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा, हिलेरिटी हो जाएगा। डिस्पेयर मतलब ना इसका अगर एंटोनिम पूछता तो आंसर हो जाता डिस्पेयर, लेकिन इतने सारे ऑप्शन नहीं देते क्योंकि तीनों का मतलब यहाँ पे निराशा ही है। ग्लूम है, बोर्डम है, एंग्विश है। तो आप लोग जय बजरंगबली का नाम लेकर मारते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 25% चांस है, ठीक है, कि सही होगा। बाकी देख लीजिएगा 3 तो गलत ही हो जाएगा। विवेक शुड बी एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन ही हैव गॉट, ठीक है, ही हैव होगा, हैज होगा, यहाँ पे हैज होगा, ही के साथ हैव नहीं हैज आता है। तो विवेक जो है एक्साइटेड होगा, ऑन नहीं, यहाँ पे अबाउट यूज करेंगे क्योंकि जब प्रमोशन दिया गया है, ठीक है, तो उसके बारे में जानकर जो है से वह जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड है, तो ऑन नहीं, यहाँ पे हमको अबाउट प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा। विवेक शुड बी एक्साइटेड अबाउट द प्रमोशन ही हैज गॉट, तो किस वाले पार्ट में एरर है? ऑन वाले पार्ट में एरर है ना, तो ऑन द प्रमोशन नहीं, अबाउट द प्रमोशन ही हैज गॉट होना चाहिए। ओके, ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? ब्लू ब्लड बिलोंगिंग टू अ लो क्लास सोसाइटी, यानी कि लो क्लास सोसाइटी से जो बिलोंग करता है। गिव कंप्लेन इन रिटर्न, यानी कि आप लोग आपत्ति जताए हैं रिटर्न में। मेंबर्स ऑफ अ हाई क्लास सोसाइटी, यानी कि हाई क्लास सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं, एरिस्टोक्रेट बोल सकते हैं आप लोग। वे या फिर टू चीट ऑन समवन, किसी को धोखा देना, ठीक है, जो कि लगभग ज्यादातर लोग यही काम करते हैं ना। तो मेंबर्स ऑफ अ हाई क्लास सोसाइटी के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। इसको एरिस्टोक्रेट भी बोल सकते हैं। तो ब्लू ब्लड होता है। तो नॉर्मल ब्लड कैसा होता है? सबका ब्लड रेड होता है। सबका मतलब कोई चीज़ का सबका रेड नहीं होता है, मतलब यहाँ पे मैन के बारे में और मतलब जनरल मैन के बारे में बात कर रहा हूँ, और भी कुछ एनिमल दे सकते हैं, सबका ब्लड नहीं होता, सबका अलग अलग ब्लड भी होता है। तो कुछ ऐसे जो है इंडिया बना दिया है कि जिसका ब्लू ब्लड हो, यानी कि जो नॉर्मल से हट के हो, तो वैसे पर्सन को एरिस्टोक्रेट बोल सकते हैं आप लोग, जो उच्च वर्ग के होते हैं सोसाइटी में। एलिट क्लास इसको बोला जाता है ना, एलिट क्लास, ठीक है, इसको एलिट क्लास बोला जाता है। हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में। ओके, चलिए क्वेश्चन 17 है, एमोंग यू एंड मी सी इज क्वाइट रूड टू द बॉय। यू एंड मी 2 पर्सन है, उसके बीच में एमोंग नहीं लगना चाहिए भाई। एमोंग जो है से यहाँ पे 2 से ज़्यादा के लिए यूज होता है। हमको यहाँ पे यू एंड मी जो है से यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो 2 आदमी है तो 2 के लिए हमको यहाँ पे बिटवीन चाहिए, ठीक है। तो इस वाला पार्ट में एरर था, तो एमोंग यू एंड मी नहीं, एमोंग यू एंड बिटवीन यू एंड मी होना चाहिए। बाकी इसको देख लीजिएगा, कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद अगर आता है प्रोनाउन
ओके, यानी कोई भी चीज़ आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है ना, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे में आप लोग बाय मी देखेंगे, बाय यू देखेंगे, बाय हिम देखेंगे, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे एमोंग यू एंड मी होगा, एमोंग यू एंड आई कर देता ना तो वहाँ पे एरर बन जाता। ठीक है, तो ऐसे एरर बनाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 18 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नॉन अलाइनमेंट, अपार्थेड, उसके बाद कॉमनवेल्थ, उसके बाद डिप्लोमेसी। ओके, तो देख लीजिए इसका आंसर ना हो जाएगा अपार्थेड। इसको रंग भेद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रंग भेद बोला जाता है। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ल के आधार पर भेदभाव करना। हमारा संविधान में आर्टिकल ही बोलता है कि नस्ल के रेस के आधार पर आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कुछ डाला हुआ है डिप्लोमेसी, देख लीजिएगा। यहाँ पे डिप्लोमेसी का मतलब होता है स्टेटमेंटशिप होता है, यानी कि मैनेजिंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्री, यानी कि जब मोदी जी आए थे तो अलग अलग कंट्री का दौरा कर रहे थे। ओके, सबसे पहले मोदी जी कहाँ गए थे? जब पीएम बने थे तो सबसे पहले किस देश में विजिट किए थे, जरा ये बताइए, देखते हैं। नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि द स्टेट ऑफ नोट बीइंग इन द ऑर्डर और लाइन, कि कोई चीज़ अगर ऑर्डर में है, नहीं है, लाइन में नहीं है, इधर से हेप्टी डेप्टी है, ओके, डिसहेबल्ड है, तो उसको बोल सकते हैं कि वह नॉन अलाइन है। ओके, और बाकी एक प्रोटोकॉल भी डाला गया है, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट एंड प्रेसिडेंस। ठीक है, तो इसको प्रोटोकॉल बोला जाता है, एक तरह का संधि। ओके, आंसर हो गया इसका बी, अपार्थेड। देख लीजिएगा, अपार्थेड मूवमेंट चला था, आपको मार्टिन लूथर किंग याद होना चाहिए। शैल वी गो फॉर वॉकिंग इन द पार्क, इसमें एरर पता करना है। वी गो इन द पार्क, शैल या फिर वॉकिंग, छोटा क्वेश्चन है बट टफ है। फॉर वॉकिंग में यहाँ पे ना एरर है, शैल वी गो फॉर अ वॉक यूज होना चाहिए। फोर के बाद हम लोग जो है, जो प्रीपोजिशन होता है उसका नाउन या फिर बोल सकते हैं कि नाउन फ्रेज हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे वॉकिंग नहीं लगेगा, फॉर अ वॉक यूज करना पड़ेगा, तब जाकर सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। शैल वी गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, आंसर इसका डी हो जाएगा। फॉर वॉकिंग वाला पार्ट में एरर है। सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, गिवन वर्ड का एंटोनिम बताना है। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मतलब होता है कोई चीज उद्घोषणा करना या कोई चीज पब्लिक में बोल देना। तो अनाउंस, एग्जिबिट और इवेंट्स जैसे इसके सिनोनिम हो जाएगा। आंसर इसका काउंसिल होगा। काउंसिल का मतलब होता है हाइड करना। कुछ और भी सिनोनिम्स हैं, जैसे कि अनाउंस देखिएगा प्रोक्लेम का, एग्जिबिट है, इवेंट्स है, रिवील है या मैनिफेस्ट है, ये सब प्रोक्लेम के आपको सिनोनिम देखने को मिलेंगे। इसका एंटोनिम है काउंसिल, मतलब छिपाना। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं हाइड, सीक्रेट या कवर अप। क्वेश्चन 21 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है। अब देख लीजिएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, 1 से 2 ना करेक्टली इनकरेक्टली जो है स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछा ही जाएगा। ओके, इसलिए में तो भर भर के आ रहा है, हर एक क्वेश्चन में देखिएगा 1 से 2 आ रहा है, और आपसे भी पूछा जाएगा 1 से 2। अल्फाबेट, एलोटेड, अल्टरनेट या फिर एलर्जिक, देखिए इसमें कहाँ पे एरर है, तो आंसर है इसका सी हो जाएगा। अल्टरनेट नहीं होता है, ALTAR नहीं होता है, अल्टरनेट इस तरह से लिखा जाता है। ओके, ठीक ना, लेकिन अगर इतना वर्ड रहता ना ALTER, तो इस वर्ड को हम लोग गलत नहीं मानते। ओके, इस वर्ड को गलत नहीं मानते, ALTER रहता, इसको भी गलत नहीं मानते। तो तीनों वर्ड जो है यहाँ पे सही है, लेकिन अल्टरनेट वाला स्पेलिंग में अगर AR करके दे देगा ना, तो ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? तो अल्टर सबका मतलब बता देंगे, तो आंसर तो आपको मिल चुका है, अल्टरनेट हो गया। ए अल्टर में तो समझते हैं कोई चीज़ चेंज हो जाना, उसको बोलते हैं अल्टर। ओके, और ये अल्टार मतलब होता है ना कोई बलि देने का आसान, जैसे देखोगे एनिमल को रखकर काटा जाता है कोई पार्टिकुलर ओकेजन पर, जैसे आप लोग कोई गचते हैं ना कोई चीज़, तो आप लोग काटते हैं ले जाकर। ओके, तो उसी को जहाँ पर काटते हैं उसी को अल्टार बोला जाता है, बलि देने का स्थान होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अल्टरनेट का मतलब होता है एट एन इंटरवल, मतलब कोई रुक कर, जैसे कि आप लोग MWF या TTS को चलता होगा ट्यूशन। किथ एंड किन का मतलब क्या होता है? सुटेबल, आपको मोस्ट सुटेबल मीनिंग बताना है इडियम का। तो किथ एंड किन का मतलब होता है ना जो आपका बहुत ही नजदीक हो, यानी कि ब्लड रिलेटिव्स के लिए किथ एंड किन यूज किया जाता है। ओके, तो आप सब तो मेरे किथ एंड किन ही हैं, आप लोग माने या ना माने। कैन यू अरेंज फॉर द कंसाइनमेंट डैश डिलीवर्ड ऑन मंडे, इज टू बी बीइंग या फिर क्या लगना चाहिए? फॉर बीइंग, आंसर इसका टू बी होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या भैया आप जो है से मंडे को कंसाइनमेंट कर सकते हैं डिलीवर, ठीक है। तो यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कैन लगा हुआ है, तो इस केस में हम लोग ना टू बी का यूज करते हैं। रिक्वेस्ट करना है आपको और जो है से कैन लगा हुआ है, तो आप लोग ना टू बी यूज कर लीजिएगा। कैन यू अरेंज फॉर द कंसाइनमेंट टू बी डिलीवर्ड ऑन मंडे, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू बी का यूज कीजिएगा। ओके, फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट, क्लियर ना? अगेन, फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू बी यूज कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, इसको रीड कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च किया तो मिला। तो बहुत सारी चीज़ तो मैं गूगल से ही उठाता हूँ आप लोग का, ठीक है। तो गूगल का सही इस्तेमाल करना चाहिए, हम तो गूगल का छोड़िए ना, किसी भी चीज़ का सही इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। कोई भी चीज़ बुरा नहीं होता है, अगर सही से इस्तेमाल कीजिएगा तो कोई भी चीज़ आपको बहुत आगे लेकर जाएगा।
हेड ओवर हिल्स का क्या मतलब होता है? स्टडी हार्ड, लिविंग इन लग्जरी, वेरी एक्साइटेड या कॉन्फ्लिक्ट। आंसर इसका हो जाएगा ना हेड ओवर हिल्स करने का मतलब है वेरी एक्साइटेड रहना। क्या होना? वेरी एक्साइटेड होना, यानी कि सुबह से लेकर हम चाह रहे हैं कि आज हमको नानी घर पहुंच ही जाना है। ओके, इस तरह का कुछ कहानी है। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एक वर्ड है, इसको देख लीजिएगा। इसका मतलब होता है ना कोई चीज विवाद करना। क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्प्यूट। चलिए एक इडियम याद आएगा, बताते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन ना, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब भी होता है कॉज ऑफ क्वारल, तो उसका भी होता है झगड़ा का कारण। तो बोन ऑफ कंटेंशन देख लीजिएगा, कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है। रिफाइंड का एंटोनिम बताइए जरा। मेजरली, क्रूड, प्रिसाइज या फिर जेंटी लिखा हुआ है। रिफाइंड मतलब क्या होता है? आप लोग क्रूड ऑयल लाते हैं तो उसको रिफाइन करते हैं, यानी कि साफ सुथरा, ठीक है, क्लियर। और उसका हो जाएगा क्रूड, यानी कि कच्चा, गंदा, इस तरह का। क्लियर? ये तो आसान था। रिफाइंड का सोफिस्टिकेट हो जाएगा, एक तरह का परिष्कृत हो जाएगा। प्यूरिफाइड यूज कर लीजिए आप लोग। ओके, उसके बाद यहाँ पे जेंटल लिखा हुआ है। क्रूड है का जो कि इसका आंसर था, उसका मतलब होता है अनरिफाइंड या फिर रॉ बोल सकते हैं, कोई चीज कच्चा पदार्थ। मेजरली एक वर्ड है इसका, देख लीजिएगा यहाँ पे। इसका मतलब होता है ना कंजूस। ओके, ग्रेस्पिंग भी इसका मतलब होता है, क्लोज फिस्टेड भी यूज करते हैं। और एक क्लोज फिस्टेड जैसे इंपॉर्टेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके लिए जैसे मैं बताऊं कि क्लोज फिस्टेड पर्सन उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कंजूस बोलते हैं ना, माइजर बोलते हैं उसको, या फिर पार्सिमोनियस बोला जाता है। ओके, तो सारा चीज डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन 26 है, सी इज लुकिंग आफ्टर द ओल्ड लेडीज विथ ग्रेट अफेक्शन। दो जो होता है ऐसे यहाँ पे देखने को मिलेगा, और मैं बताऊंगा यहाँ पे। ऐसे तो बहुत सारा होता है, अगर मैं बताना चाहूँ तो चलिए 3-4 बताता हूँ आज। लुक से लेकर ना आपको फ्रेजल वर्ब 3-4 बताता हूँ। एक तो यहाँ पे लुक आफ्टर है, तो लुक आफ्टर मतलब होता है ना देख रेख करना, देखभाल करना। एक होता है ना एक होता है लुक आफ्टर के बाद लुक फॉर। लुक फॉर मतलब होता है खोजना कोई चीज। एक होता है ना लुक इनटू, तो लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट करना नहीं कि जांच पड़ताल करना। एक होता है ना लुक अप होता है, तो लुकअप का मतलब नहीं होता है कि ऊपर देखो। लुकअप का मतलब है ना कोई चीज खोजना। अब खोजना उस सेंस में कि टू इन द फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग समथिंग, यानी कि जनरल डिक्शनरी में आप लोग वर्ड खोजते हैं ना, तो उसके लिए लुक अप जो है यूज होता है। ठीक है, चलिए आज मेरा ना पोपट बन गया तो हो गया। तो देखते हैं इसको जरा आप कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो पैसिव वॉइस इसको कन्वर्ट करना है। सी इज लुकिंग आफ्टर, तो याद रख लीजिएगा, इतना सारा फ्रेजर पर बता दिया, इंपॉर्टेंट है। सी इज लुकिंग आफ्टर द ओल्ड लेडीज विथ ग्रेट अफेक्शन। सेंटेंस किस में है? इज एम आर प्लस बिफोर, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, यानी कि इज एम आर के बाद बीइंग प्लस भी आएगा। इसका रूल ही होता है। तो जहां भी इज एम आर नहीं दिख रहा होगा ना, चुपचाप तो उसको देखकर काट दीजिएगा। इज यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक वेयर दिख रहा है, तो इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ लीजिए जरा। द ओल्ड लेडीज आर लुक्ड आफ्टर विथ ग्रेट अफेक्शन। मुझे आर के बाद बीइंग भी तो यूज होना चाहिए, बीइंग भी लगता है कंटिन्यूस में, पैसिव वॉइस में। द ओल्ड लेडीज आर बीइंग लुक्ड आफ्टर विथ ग्रेट अफेक्शन, यही सही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का क्या मतलब है? एक इडियम है। इसका मतलब होता है ना झूठी सांत्वना देना। क्या देना? झूठी सांत्वना देना, यानी कि वेरी लिटिल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं। से डोंट गिव मी कोल्ड कंफर्ट, आई नो योर इंटेंशंस। हमको झूठी सांत्वना मत दो, तुम्हारा क्या इरादा है मुझे सब पता है। ठीक है, पब्लिक है, सब जानती है। क्वेश्चन 28 है, ही सेड टू मी डू यू ऑन दिस ब्यूटीफुल कार। मैंने पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारा यह कार है? डू यू ऑन, तुम्हारा है यह कार। अब देखिए यहाँ पे क्या लगना चाहिए, तो यहाँ पे ना क्वेश्चन है, डू यू ऑन दिस ब्यूटीफुल कार। एक जो है इंडायरेक्ट में करना है। अब ये जो है यस नो क्वेश्चन है। क्या है? यस नो क्वेश्चन है। तो यस नो क्वेश्चन का जो इंडायरेक्ट स्पीच बनता है उसमें इफ और वेदर, इफ या वेदर शब्द यूज किया जाता है। ओके, याद आ रहा है कि भूल गए? तो इफ या वेदर यूज किया जाता है। तो जहां भी इफ और वेदर नहीं होगा तो उसको तो हटा दीजिएगा। तो सब जगह तो इफ लगा है, इसमें इफ नहीं थी, हट गया। दूसरा बात है ना कि इफ आप लोग नॉर्मल, आपको एक बार बताया था शायद, कल आपको नहीं बताया था, ठीक है, कहीं और डिस्कस किया था। बताया था कि जो दो कंजक्शन एक साथ यूज नहीं हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है से दैट यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे दैट यूज कर दिया है। तो इंट्रोगेटिव में दैट नहीं होता है, जबकि इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी में दैट आता है। तो यहाँ पे दैट और इफ लगा है, तो दो कंजक्शन एक साथ यूज होगा, तो यहाँ पे ये भी गलत है। अब देखते हैं यहाँ पे, ही आस्क्ड मी दैट इफ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, दैट इफ यहाँ भी था तो ये भी कट गया। आंसर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो बाकी देख लीजिएगा, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है उसका ना पास्ट इंडिफिनिट में जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद भी टू यूज होगा। नॉर्मल सेंस में यूज कर लेना आपको। ही आस्क्ड मी इफ आई ओन दैट ब्यूटीफुल कार। और यहाँ पे आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव बनाए जो है सिंपल पास्ट में। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में आप किसी से क्वेश्चन
नहीं पूछते हैं, आप लोग जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? तो उसको जैसे सब्जेक्ट के बाद ही आपको वर्ब यूज करना है, और यहाँ पे V2 हम लोग यूज करेंगे। पहले यूज मत कीजिएगा, यानी कि डिड मत लगाइएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में एज अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देते हैं, न कि किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारा पॉइंट्स माइंड में जरूर रखिएगा। इसमें ना आपको एरर में देते हैं क्वेश्चन। एक्टिव पैसिव में तो आपको सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो क्वेश्चन आपको ये सब नहीं पता चलेगा, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ना कभी करते क्या है ना कि क्वेश्चन बना देंगे आपको, जैसे कि बताया था ना कि 4 सेगमेंट में बांट देंगे, उसके बाद एरर बना देंगे। तो उस वाला में ना क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ऐसे। A person who works in a shop that sells cut flowers and plants, इसको तो बहुत ईजी है, इसको फ्लोरिस्ट बोला जाता है ना। जो कट फ्लावर यानी कि फल को काट उठ कर बेचता है उसको फ्लोरिस्ट कहा जाता है। तो आप लोग फ्लोरिस्ट जो फ्लावर खरीदे भी होंगे, रोज डे होता है ना उस दिन। वन हु सेल्स आर्टिकल इन द स्ट्रीट बाय शॉटिंग, तो जो चिल्लाता है उसको ना हॉकर बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोलता है ना हर एक माल 10 रुपया। तो वही कहानी है कुछ, लेकिन अब 10 में देता नहीं है, लेकिन अब महंगा कर दिया है। फीस्ट वंस आई ऑन, तो फीस्ट वंस आई ऑन, फीस्ट वंस आई ऑन एक इडियम है, इसका मतलब बताना है। इसका मतलब होता है ना गेज एट समथिंग विथ प्लीजर, बहुत ही आनंद तरीके से किसी को देखना है, जैसे कि जीवन का कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मिल गया है। भाई इतना ही था भाई, समझ लीजिएगा। तो फीस्ट वंस आई ऑन का मतलब होता है गेज एट समथिंग विथ प्लीजर, यानी किसी चीज पर बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ पे ना समथिंग है, समवन नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं सोचना है। यू आर सो फार द ब्राइट स्टूडेंट इन द क्लास, तो पूरा क्लास में हम किसी से तुलना कर रहे हैं कि तुम जो है अब तक जो है क्या है ब्राइट स्टूडेंट हो। तो ब्राइट नहीं, हमको ब्राइटेस्ट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाई फार द ब्राइटेस्ट यूज करना पड़ेगा, सबसे अधिक जो है तुम ब्राइट हो। ओके, तो सो फार द ब्राइटेस्ट लगेगा। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। आंसर इसका हो जाएगा डी ना, सुपरलेटिव डिग्री आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग तुलना 2 से ज़्यादा के बीच में करें। क्लास में 2 बच्चे नहीं होते हैं, 1 बच्चे नहीं होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन 32 है आज, मुझे लगता है कि आज का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। हार्ड एंड फास्ट क्या होता है? तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सख्त। ठीक है, तो जैसे कि रूल जो IAS का एग्जाम होता है उसको क्रैक करने के लिए बहुत ही आपको हार्ड एंड फास्ट तैयारी रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि स्ट्रिक्ट तैयारी रखना पड़ेगा। तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट। ओके, या दैट्स इट फॉर दिस क्लास। इतना ज़्यादा मेहनत अब तक झेल चुके हैं भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सारा तो यहाँ तक कोई पहुँचता भी नहीं है। यहाँ तक आते हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। हम रहें या ना रहें, आप रहें या ना रहें, हमारा हिंद जो है वह जय जरूर रहना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।